हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज तो हम आपका चल रहा था बायोलॉजी में हमने पढ़ा था पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में हमने शायद आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं। 2 लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं। हमने शायद कर लिया था अग्नाशय तक। हमारी आपके क्या थे, जैसे हमने 2 पाचन तंत्र के 2 भाग थे। एक भाग था आपका आहारनाल का और दूसरा भाग था आपका जो पाचन संबंधित ग्रंथियाँ थी उनसे संबंधित था। और हमने क्या है, हमने दोनों जो ग्रंथि वाला पार्ट्स था उसका ग्रंथियों वाले सारी ग्रंथियाँ हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आपकी 3 ग्रंथियाँ थी, लार ग्रंथि थी और दूसरी यकृत थी और तीसरी आपकी अग्नाशय। तो हमने क्या था, वो तीनों ग्रंथियाँ हम पढ़ चुके थे पूरे के पूरे। ठीक है, लार ग्रंथियाँ पढ़ चुके थे, उसमें कितनी होती है। उसके बाद हमने यकृत पढ़ लिया था। यकृत के सारे जितने भी काम होते हैं, जितने फंक्शन होते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है वो सारा हम पढ़ चुके थे। उसके बाद आपका अग्नाशय पढ़ चुके थे। अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय भी 2 भागों में बटा हुआ था आपका। एक 98.8% काम करता था एक भाग, और एक भाग करता था आपका 1.2% भाग। ठीक है, तो ये ऐसे काम 2 भागों में इसलिए बटा हुआ था। उसमें एक अंतःस्रावी भाग था और एक था आपका बाह्यस्रावी भाग। तो अंतःस्रावी भाग में और बाह्यस्रावी भाग में क्या होता था, उसमें 2 प्रकार बताए थे कि 2 डिफरेंस था। एक तो जो आपका बाह्यस्रावी भाग था वो 98.8% भाग उसका काम करता है। वो क्या होता है, उसमें एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, जो भाग एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्यस्रावी भाग। ठीक है, और जो भाग हार्मोन्स को रिलीज करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है, उसे कहते हैं अंतःस्रावी भाग। ठीक है, तो 2 ही भाग होता है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक बाह्यस्रावी। ठीक है, तो 2 प्रकार की ग्रंथि होती हैं आपकी। तो जो अग्नाशय होती है वह दोनों प्रकार से काम करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी और आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी करती है। तो दोनों प्रकार से कार्य करती है। वो इसीलिए करती है क्योंकि आपका 2 डिफरेंस बताए थे, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का। एक डिफरेंस आपका होता है कि जो आपकी बाह्यस्रावी होती है उसमें एंजाइम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक नलिका की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी प्रकार की नलिका की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या था उसमें, दूसरा डिफरेंस ये था कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं ये आपकी एंजाइम्स का निर्माण करती हैं और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह आपका हार्मोन्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे। आपके जो बाह्यस्रावी ग्रंथि वाला भाग था अग्नाशय का, उसमें आपके एंजाइम्स निकलते थे। एक लाइपेज था, न्यूक्लियस था, ट्रिप्सिन था। ठीक है, और आपका एक था अमाइलेज। ठीक है, तो 4 प्रकार के एंजाइम्स निकलते थे और 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते थे अंतःस्रावी भाग से। वो कौन कौन से थे, एक आपका इंसुलिन था, दूसरा आपका ग्लूकागोन था। ठीक है, तो इसे ही मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता था अग्नाशय को ही। और इसे बताया होगा कि यह पीले कलर की होती है। ठीक है, ये भी बताया होगा इसका कलर कैसा होता है, पीले कलर की होती है। और इसकी लोकेशन बताई होगी, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इसकी लोकेशन आपके अमाशय के पीछे होती है, स्टमक के पीछे। ठीक है, तो इससे ही क्या था आपका, ये एंजाइम्स निकलते हैं और हार्मोन्स निकलते थे। ठीक है, तो आपका हार्मोन्स क्या पता है, हार्मोन्स क्या करते थे। हार्मोन्स ने आपका क्या किया था, जो भी आपके ब्लड के अंदर शर्करा थी, ग्लूकोज की मात्रा थी, जब वो बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के काम कौन करता है, आपका इंसुलिन नाम का हार्मोन्स करता है। ठीक है, वो क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर, शुगर होती है, शर्करा होती है, जब उसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो उसकी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, रिवर्स करने के लिए क्यों करता है, उसका ग्लूकोज को किस फॉर्म में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में बदल देता है इंसुलिन। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। वो एनर्जी क्या होती है, आपके शरीर में स्टोर हो जाती है। तो इंसुलिन का काम करता है, आपकी जो एनर्जी में परिवर्तन करता है ग्लूकोज का, उसे किस में स्टोर कर देता है, लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है और कुछ मांसपेशी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये हम बता चुके थे आपको सारा। ठीक है, अग्नाशय आपका हो चुका था। तो आपकी ये तीनों की तीनों ग्रंथियां जो है आपकी हो चुकी थी। इसके बाद आपका ग्रंथियों के बाद हमारा पार्ट आएगा आहार नाल का। तो आहार नाल में हमने क्या था, देखिए आहार नाल वाला भाग था आपका। तो आहार नाल में हमने क्या बताया था, इसमें एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो इस भाग में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं आपके, तो इसमें आपके आते हैं, सबसे पहला भाग मुख गुहा आता था। क्या बताया था हमने, मुख गुहा, जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी। इसके बाद आपका कौन सा भाग था, जब ओरल मुख गुहा यहां से जाएगा फिर इसके बाद आएगी आपकी इसोफेगस कहते हैं, जिसको ग्रास नली। ठीक है, इकोफेगस, जिसे आप ग्रास नली कहते हैं।
ईसोफेगस। ठीक है, और तीसरा भाग इसके बाद ग्रासनली के बाद आपका अमाशय आता है, अमाशय। ठीक है, इसको स्टमक कहा था हमने। ठीक है, स्टमक के बाद क्या आता है आपका छोटी आंत, इसके बाद आपका आता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आपका है छोटी आंत के बाद एक सिकन बताया होगा हमने, सिकन। ठीक है, जिसका मनुष्य में कोई काम नहीं होता सिकन का, इसे क्या कहा होगा, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स था। ठीक है, इसके बाद जो क्या होता है, अपेंडिक्स होता है आपका छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो जॉइंट होता है उसे ही अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका होता है बड़ी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत थी, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हर नाल के आपके भाग थे जिसमें से क्या खाना गुजरता है, जिसमें पाचन की एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, तो इन सभी भाग से होती है जब खाना जाता है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल बन जाता है वो। ठीक है, चलिए इसके यहाँ था, अब हमें पढ़ना है ये सारे भाग पढ़ने हैं इसके अलग अलग से, ये होते क्या है, क्या क्या इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या इनके अंदर क्वालिटी होती है। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं अब इनके अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें क्या होता है। सबसे पहले जैसे हमारा मुख गुहा होती है, तो मुख गुहा से पहले हम एक बात पढ़ते हैं इसमें आपका दांत। तो दांत के बारे में पढ़ते हैं, टीथ आपके, तो टीथ पढ़ते हैं सबसे पहले। अब देखिए टीथ, टीथ होते हैं आपके, टीथ जिन्हें आप दांत कहते हो। ठीक है, तो दांत पढ़ते हैं आपके। हमें पता है आपका जबड़ा होता है, जबड़े में क्या है, एक ऊपर का जबड़ा एक नीचे का जबड़ा होता है हमारा। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या है टीथ में। ठीक है, आपके क्या है, एक ऊपर का जबड़ा है और एक नीचे का जबड़ा, एक तो ये होगा। ठीक है, चलिए ये होते हैं आपके जबड़े। ठीक है, एक ऊपर का जबड़ा है एक नीचे का जबड़ा है, इसे कहते हैं आप मैक्सिलरीजा। इसका जो नाम होता है ऊपर का, ये होता है मैक्सिलरी, मैक्सिलरी जा कहते हैं इसको। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऊपर के जबड़े को कहा जाता है मैक्सिलरी जा, और नीचे का जो जबड़ा होता है, नीचे के जबड़े को कहते हैं मैंडिबुलरी, मैंडिबुलरी जा। ठीक है, इसे कहते हैं ऊपर का जबड़ा आपका कहा जाता है मैक्सिलरी जा और नीचे का जबड़े को कहते हैं मैंडिबुलरी जा। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता है इसमें से कौन सा जबड़ा गतिशील होता है, कौन सा जबड़ा क्या होता है, कौन सा जबड़ा आपका क्या करता है, गति करता है, मूवेबल होता है। आपसे ये प्रश्न पूछता है कि ऊपर का जबड़ा या नीचे का जबड़ा गति करता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये वाला क्या होता है, ये मूवेबल होता है, ये क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये फिक्स होता है, ये आपका आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आपका कौन सा जबड़ा होता है मूवेबल, मैंडिबुलरी। ठीक है, तो ये नीचे का जबड़ा क्या होता है आपका, मूवेबल होता है, मूवेबल या गतिमान, जो गति कर सकता है। कौन सा जबड़ा आपका गति करता है, आगे पीछे खिसक सकता है, वो आपका मैंडिबुलरी जा होता है, जो नीचे का जबड़ा होता है। तो नीचे का जबड़ा ही क्या होता है आपका, गतिमान होता है। ऊपर का जबड़ा आपका फिक्स होता है, वो हिल नहीं सकता। ट्राई करके देख लो, कोशिश करके। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके क्या होते हैं, इसमें जो आपके ये दांत होते हैं, ये दांत, अब इनके जो दांत के जो ऊपर का हिस्सा होता है पैनापन, जैसे ये दांत हो गया, तो इस दांत में क्या है आपका, ऐसे पैनापन होता है कुछ। ठीक है, क्या होता है, पैनापन। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, कुछ पैनापन हो जाता है। तो आपसे जो दांत का पैनापन होता है ये धारदार, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कप्स कहा जाता है, कप्स। ठीक है, तो यही पूछा जाता है कि दांत का जो ऊपर का पैनापन होता है, धारदार जो दांत की धार होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे आप कप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए कप्स इसे कहा जाता है, जिससे क्या कहते हैं आप, ब्यूनोडोंट, ब्यूनोडोंट क्या कहा जाता है इसको, कप्स या ब्यूनोडोंट कहा जाता है इसको। ठीक है, जो आपकी धार होती है। और आपके क्या होते हैं, जैसे ये जबड़ा है, अब इसमें दांत निकलेंगे ऐसे। अब ये दांत में क्या होते हैं, अंदर पहले सॉकेट होंगे इस प्रकार से,
ये सॉकेट होते हैं, ये सॉकेट आपके पूरे जबड़े में क्या है, ऊपर के और नीचे के मिलाकर के क्या होते हैं, पूरे 32 होते हैं, 32। लेकिन दांत जरूरी नहीं कि 32 होते हैं, ठीक है, दांत 32 नहीं होते, लेकिन ये सॉकेट जो होते हैं, जो छिद्र होते हैं जहां से दांत निकलते हैं, वो क्या होते हैं, ये आपके पूरे 32 होते हैं। अब इन्हें पूछ लेता है, जो ये सॉकेट होते हैं, इन सॉकेट को, भाई सॉकेट है तो सॉकेट में से क्या आपके दांत निकलते हैं, तो इन सॉकेट को क्या कहते हैं, इन सॉकेट को कहा जाता है थीकोडोंट, थीकोडोंट। तो इन्हें कहा जाएगा आपका थीकोडोंट, ठीक है, जो ये सॉकेट होते हैं, तो इन सॉकेट को ही क्या कहते हैं हम, थीकोडोंट कहा जाता है, जहां से दांत निकलते हैं। ये कितने होते हैं, ये पूरे 32 होते हैं आपके। कितनी होती है इनकी संख्या, तो इनकी संख्या पूरी 32 होती है, लेकिन दांतों की संख्या 32 नहीं होती। तो 32 क्यों नहीं हो पाती दांतों की संख्या, उसका कारण क्या होता है, ऐसा होता है कि कभी कभार आपके दांत निकल जाते हैं। जैसे आपके ये दांत निकले, तो दांत निकलने के साथ क्या है, ये वाला दांत अगर निकल गया तो ये वाला दांत क्या होता है, पूरा इस पे फैल जाता है ऐसे। जब ये वाला पहले निकल गया, ये बाद में निकलेगा, तो ये वाला जो दांत होता है, ये कभी कभार कैसा है, वो पूरा फैल जाता है यहाँ तक, यानी कि इस सॉकेट की जगह भी चला जाता है। ये क्या ले लेता है, ये वाला जो सॉकेट में से दांत निकला, ये वाला दांत इस सॉकेट की जगह को भी घेर लेता है। इसी वजह से जो इसमें से दांत निकलने वाला होता है, वो नीचे ही दबा रह जाता है, और ये वाला जो दांत होगा, यही वाला क्या है, पूरे पे फैल जाता है, पूरे पे क्या है, ऐसे फैल जाता है, और नीचे का दांत नहीं निकल पाता। इसलिए क्या है, इसलिए कई जगह ऐसा हो जाता है, इसी प्रकार से आपका क्या है, 2-3 दांत कम निकलते हैं। इसी प्रकार के किसी के 28, किसी के 30, 31 इस प्रकार से दांत होते हैं। तो 32 जो है किसी किसी के होते हैं, कोई अपवाद पैदा हो जाता है तो उसके ही होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, 32 से कम होते हैं आपके दांत। लेकिन सॉकेट अगर पूछें आपसे, तो सॉकेट क्या होते हैं, सॉकेट पूरे क्या होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना बस। चलिए, जो आपके दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए ठीक है। चलिए, जो आपके दांत हैं, दांत कितने प्रकार के होंगे, तो दांत के प्रकार देख लेते हैं। प्रकार, तो दांत के जो प्रकार होंगे कितने होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के आपके दांत होते हैं। एक तो अस्थायी होते हैं और एक स्थायी, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपके, 2 प्रकार के दांत, ठीक है। चलिए, एक तो आपके स्थायी दांत होते हैं, एक होते हैं आपके स्थायी दांत, जिन्हें कहते हैं परमानेंट, परमानेंट टीथ, ठीक है। दूसरा आपके होते हैं अस्थायी दांत, दूसरे क्या होंगे, अस्थायी, दूसरे आपके अस्थायी दांत होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहते हैं टेम्परेरी, ठीक है। तो आपके क्या होते हैं, 2 प्रकार के दांत होते हैं आपके, एक स्थायी दांत और दूसरे अस्थायी दांत होते हैं। तो स्थायी दांत में क्या होते हैं, स्थायी दांत आपके कितने माने जाते हैं, ठीक है, वैसे 32 ही माने जाते हैं, 32, ठीक है। तो स्थायी दांत क्या होते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है भाई, नेचुरली तो कितने हैं, 32 हैं, लेकिन किसी के क्या है, किस वजह से होते हैं वो, किसी के जब फैल जाता है, एक दांत निकल गया तो एक रह गया, लेकिन वो नीचे तो रहता ही है थोड़ा बहुत, तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन निकलता है, लेकिन वैसे 32 ही होते हैं सबके, ठीक है। तो स्थायी दांत कितने होते हैं, ये 32 होते हैं, 32, यानी कि सॉकेट कह देते हैं। सॉकेट कितने होते हैं आपके, ये 32 होते हैं सॉकेट, ठीक है। तो संख्या कितनी होती है, 32 इनकी, ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हो, ये आपसे पूछे ये कब निकलते हैं, ठीक है। ये वाले जो दांत होते हैं 32 जो स्थायी दांत होते हैं, ये किस उम्र में निकलते हैं आपके, ये 12 से 14 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष में निकलते हैं, ठीक है। कब निकलते हैं, ये 12 से 14 वर्ष में ये निकलते हैं। और आपके जो स्थायी दांत हैं, स्थायी दांत पूछ लेता है, आपके अस्थायी दांत, तो अस्थायी कौन से होते हैं, आपके जो अस्थायी दांत होते हैं वो कौन से होंगे भाई, अस्थायी में आपके सबसे पूछता है कि अस्थायी दांत कितने होते हैं आपके, अस्थायी होते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हो आप, मिल्क टीथ कहते हो। तो दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20, कितने होंगे भाई, 20 होती है संख्या। आपकी अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, जिन्हें आप क्या कहते हो, मिल्क टीथ, ठीक है, मिल्क टीथ कहते हो, दूध के दांत,
दूध के दांत भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो कितने होते हैं दूध के दांत आपके? 20 होते हैं। ठीक है, ये कब निकलते हैं? ये कब निकलते हैं? 7 महीने से लेकर के 2 वर्ष के बीच, 7 माह से 2 वर्ष। ठीक है, 7 माह से 2 वर्ष के बीच में क्या है, ये निकलते हैं। और टूटते कब है खत्म? ये होते हैं आपके 12 से 13 वर्ष के बीच में, यानी खत्म, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे 12 से 13 वर्ष में क्या है, पूरी तरह से टीथ के दांत समाप्त हो जाते हैं। फिर कौन से निकलते हैं आपके? परमानेंट टीथ निकल जाते हैं। कौन से? स्थायी दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही टूटते हैं तो टूटने के बाद कौन से निकलेंगे? स्थायी दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके स्थायी दांत और ये अस्थायी दांत। तो आपसे पूछ लेता है कि आपके ये अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। कब निकलते हैं? 7 से 2 वर्ष, 7 महीने से लेकर के 2 वर्ष के बीच में जो है इसके पीरियड में निकलते हैं। और कब समाप्त हो जाते हैं? 12 वर्ष के लेकर के 13 वर्ष की उम्र में ही क्या है, ये समाप्त हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें जो परमानेंट होते हैं, स्थायी, कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं आपके। कितने दांत हैं? ये 32 है। और आपके क्या होता है, जब ये निकलते हैं तो कब निकलते हैं? 12 वर्ष से लेकर के, जैसे ही ये टूटना स्टार्ट होंगे, ये खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या है आपका, ये 12 से 14 वर्ष के बीच में ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही अस्थायी दांत टूटना स्टार्ट होंगे, उसके बाद कौन से निकलेंगे? आपके स्थायी दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बस संख्या याद रखनी है आपकी। ये होते हैं आपके 2 प्रकार से। ठीक है, अब इनके सेट बने होते हैं। देखिए, आपसे पूछता है कि दांत कितने सेट में होते हैं? दांत कितने सेट में होते हैं? तो दांत आपके कितने हैं? 4 सेट में बने होते हैं। कितने हैं? दांत, जो आपके दांत होते हैं 4 सेट में बने होते हैं। 4 सेट में बने होते हैं। ठीक है, तो 4 सेट देख लेते हैं आपके दांत। ठीक है, आपके 32 में 32 के 32 क्या होते हैं? 4 सेट में डिवाइड होते हैं। अब देख लेते हैं कैसे। ठीक है, पहला जो आपका होता है इंसीजर। पहले दांत को कहते हैं, सेट को, इंसीजर। इंसीजर को कहते हैं कृंतक। ठीक है, कृंतक कहते हैं। दूसरा होता है आपका कैनाइन। कैनायन। ठीक है, कैनाइन हो गया। इसे कैनाइन को कहते हैं रदनक। ठीक है, तीसरा सेट होता है आपका, ठीक है, प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है? प्रीमोलर, जिसे अर्धचवर्णक भी कहते हैं। अर्धचवर्णक। इसके बाद चौथा सेट आपका होता है मोलर, जिसे कहते हैं हम मोलर। तो मोलर को चवर्णक कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मुख्यतः आपके 4 सेट। दांत के कितने सेट होते हैं? 4 सेट होते हैं। 4 सेट कौन कौन से होते हैं? आपके इंसीजर होते हैं, जिन्हें हिंदी में कृंतक कहते हैं। आपके कैनायन होते हैं, रदनक कहते हैं। प्रीमोलर होते हैं, अर्धचवर्णक कहते हैं। मोलर होते हैं, जिसे चवर्णक कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से दांत होते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका इंसीजर होता है, इसका काम क्या होता है? इंसीजर का काम होता है आपका, शुरू में जब भी किसी, आप क्या करते हो, किसी को हल्का तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चीर फाड़ ना करना। आपसे जैसे पूछ लेता है, जो ये जैसे आपका कैनायन होता है, तो कैनायन का काम क्या होता है? किसी भी चीज को खाते हैं तो उसकी चीर फाड़ करने का काम होता है। चीर फाड़। तो चीर फाड़ कौन करता है आपकी? तो चीर फाड़ करने वाला ही आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे आगे के जो दिखाने के दांत होते हैं, ये दिखाने वाले दांत ये होते हैं आपके। ये क्या है? दिखाने वाले दांत। इन्हें कहते हैं भाई, एक दिखाने के होते हैं, कुछ खाने के होते हैं। तो ये दिखाने वाले दांत क्या होते हैं? ये वाले होते हैं आगे के आपके। ठीक है, तो ये दिखाने वाले दांत होते हैं, ये वाले चीर फाड़ करने वाले। ठीक है, आपका जो है वो निकले रहता है ना, किले से निकले रहते हैं, तो वो किले से ही क्या होते हैं? आपके ये चीर फाड़ करने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे ऐसे निकल जाते हैं ना भाई, ऐसे बनाया आपने, तो लेकिन ऐसे निकल जाते हैं कुछ दांत। ठीक है, ऐसे दोनों साइड होते हैं इस प्रकार से। तो ये जो किले से निकल जाते हैं,
ये किले से, ठीक है, जैसे राक्षस के होते हैं, तो इसी प्रकार से क्या है, इन्हीं कहते हैं हम, क्या है, कैनायन। इनका नाम होता है आपका कैनायन। जो सबसे आगे होते हैं फ्रंट वाले, ये दिखाने वाले दांत हो गए, ठीक है, दो इधर जैसे भी, ठीक है, और ये क्या होते हैं आपके कैनायन। इसके बाद, ठीक है भाई, तो ये कैनायन होते हैं आपके, एक ये और एक ये, ठीक है। दो ऊपर होते हैं और दो ही नीचे होते हैं कैनायन, ठीक है, सबको पता है नीचे से निकले रहते हैं, ऊपर से भी, तो दो ऊपर होते हैं कैनायन, जो कील की तरह निकले रहते हैं इस प्रकार से, उसी क्या कहते हैं, वे कैनायन होते हैं, उन्हें कहते हैं रदनक। यही तो चीर फाड़ करते हैं जो शेर खाता है। शेर कौन से अपने दांत से क्या है, चीर फाड़ करता है किसी की जीव की, तो वो इन्हीं दांतों से तो क्या करता है, चीर फाड़ करता है उनकी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, चीर फाड़ करने वाले। ये क्या होते हैं, चबाने वाले। तो ये होते हैं आपके चबाने वाले, जो हल्का चबाते हैं। कुछ हल्की चीजों को चबाने के लिए क्या होते हैं, ये चबाने वाले हल्के। ये पूरी भारी चबाने वाले, तो भारी चबाने वाले, ठीक है भाई। ये भारी यानी कि कोई हार्ड चीज है उसको पूरी तरह से चबाना हो, पूरी तरह से चबाने वाले कौन से होते हैं आपके, जो जाड़ होती हैं, जिन्हें जाड़ कहते हो आप, जाड़। तो वे जाड़ कौन सी होती है, मोलरी तो होते हैं, चवर्णक कहते हैं उन्हें, पीछे की जाड़। उससे आगे, जाड़ से थोड़े आगे जो होते हैं आपके, वे अर्धचवर्णक होते हैं। उससे फिर आगे आपके होते हैं चीड़-फाड़ वाले कैनायन। उससे सबसे सामने वाले होते हैं आपके कृंतक, ठीक है। तो दांत का पता चल गया कि दांत के जो सेट हैं ये कहाँ कहाँ पे होते हैं भाई, इनको कह देंगे ये जो हो गया आपके ये वाले, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, ये आपके, ये से कहते हैं हम आपके कृंतक, ये कृंतक होते हैं। इसके बाद जो ये वाले होंगे, तो ये कौन से होते हैं आपके, प्रीमोलर, ये प्रीमोलर। फिर इसके बाद ही आपके क्या होते हैं, फिर इसके बाद होते हैं आप प्रीमोलर के बाद आपके ये होते हैं मोलर। ऐसे ही ऊपर होते हैं, ऐसे ही नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे हमने आधा भाग बांट लेते हैं नीचे से, तो इधर के और इधर के ही, ऐसे ही इधर के ऊपर हो गए, ऐसे ही इधर के नीचे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका ऊपर, ऐसे ही नीचे हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आपके यहाँ पे, अब ये हो गए। अब इसी के साथ आपका एक फॉर्मूला होता है जिससे आपके कहते हैं डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, दंत सूत्र। इसी के आधार पे निकलता है आपका दंत सूत्र। बस ये समझ लेना, यही क्या होता है आपका दंत सूत्र होता है कि ये कौन से दांत होते हैं। देखो यहाँ से समझ लेना, दो दो इधर, फिर ये किला सा निकला हुआ, तो ये वाले कितने, चार ऊपर हो गए, ठीक है, चार ऊपर हो जाते हैं क्या है आपके कृंतक, चार ही नीचे हो जाते हैं कृंतक, आठ हो गए। तो इसी प्रकार से दो ऊपर हो गए हैं चीर फाड़ वाले और दो ही नीचे हो जाएंगे, तो चार ही हो जाते हैं। ऐसे ही गिनते हैं, ऐसे इसका फॉर्मूला बना हुआ है। तो उस फॉर्मूले को देख लेते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला है जिसे आप दंत सूत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दंत सूत्र। देखिए दंत सूत्र क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है भाई। डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं जिससे आप कहते हो दंत सूत्र, ठीक है। तो दंत सूत्र देख लेते हैं, होता क्या है दंत सूत्र आपके लिए। तो दंत सूत्र में क्या होता है आपका, ये एक तो परमानेंट के लिए होता है और एक आपका एक परमानेंट के लिए और एक टेम्परेरी के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं टेम्परेरी के लिए। यहाँ पे एक तो टेम्परेरी वाले दांत, ठीक है, टेम्परेरी, ठीक है, जिसे अस्थायी कहते हैं। तो एक तो अस्थायी दांत का फॉर्मूला होता है और एक आप होता है परमानेंट का, स्थायी दांत, परमानेंट, ठीक है, जिसे कहते हैं स्थायी दांत, ठीक है भाई। तो दो प्रकार के क्या होते हैं आपके दांत होते हैं, यानी कि दांतों की क्या बने होते हैं, दो सूत्र होते हैं। एक तो आपका परमानेंट दांत का सूत्र होता है और एक आपका टेम्परेरी टीथ का सूत्र होता है, या अस्थायी दांत का और स्थायी दांत का। तो ये सूत्र देख लेते हैं आपका अस्थायी का क्या होता है, ठीक है। हमारा सबसे पहले कौन सा था, इंसीजर। तो इंसीजर थे, इंसीजर जिसे कृंतक कहा था। तो सबसे पहले दांत थे आपके, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे, यहाँ से ये जबड़ा था ऐसे और ऐसे था, ठीक है, तो ऐसे बने थे, ठीक है, ये सामने वाले हो गए और ये ऐसे हो गए। फिर इसके बाद निकलते चले जाएंगे, ऐसे ही क्या है नीचे हो जाएगा, ठीक है भाई, ऐसे ही ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चले जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है।
तो ये दांत है। अब ये जो फॉर्मूला बनता है ये क्या बनता है आपका, आधा सेट बनता है बीच का, ये वाला लेते हैं आधा, इस साइड का अलग और इस साइड का अलग हो जाता है। तो हम जो फॉर्मूला बनाते हैं वो एक साइड का ले लेते हैं, चाहे इधर का ले ले चाहे इधर का ले ले, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आई है आपका आई, तो आई में क्या लगाते हैं, आई के आगे हमने लगाया ऐसे, अब इसमें ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे। ऊपर क्या होते हैं, जो आई होगा ये ऊपर के ये वाले दांत एक साइड ली, अब इसमें ऊपर के ये वाले दांत लिए पहले, तो कितने हैं 2, तो इसमें कितने होते हैं आपके 2 होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्या होता है, निचले 2 ऊपर तो 2 ही क्या रहेंगे इसमें, 2 ही नीचे रहेंगे, ठीक है। फिर आपके सी के बाद क्या होता है, एक ऊपर है एक नीचे, ठीक है। फिर प्रीमोलर, तो जब अस्थायी दांत होते हैं तो अस्थायी दांत में आपके यहाँ पर कोई भी दांत नहीं होते, तो 0 होते हैं, ठीक है। अस्थायी दांत में आपके प्रीमोलर नहीं होते, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आपके होते हैं यहाँ पे मोलर एम, तो एम में कितने होते हैं यहाँ पे 2 और 2, ठीक है। तो ये बनाना है आपका, ठीक है, जिसे कहते हैं, देखो इसका एक याद रखना 2102, ये कोड अगर याद रख सकते हो इस कोड से भी आप निकाल लोगे, बच्चे अगर समझ गए होंगे तो ये कोड होता है ये कोड, और इसमें एक होता है 21 और 23 का कोड, ठीक है। 21 और 23 का कोड होता है, इसका कोड होता है स्थायी दांत का 3123, 2123 हाँ, और इसका 2102, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 21 21 हो गया, 2102 2102 हो गया, ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे, तो यानी कि ऊपर का क्या होगा, ये रहा ऊपर के ये वाले और नीचे के ये वाले आधे जबड़े के हैं, ये फॉर्मूला होता है आधे जबड़े का, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पर कभी भी न्यूमेरिकल भी बन सकता है, किसी भी प्रकार से दे सकता है, ठीक है। तो बस ये लगाने का है एक बार। अब ऐसे ही क्या है, इसका फॉर्मूला बना लेंगे, इंसीजर है पहले वाले, इंसीजर में कितना है 2/2, फिर सी में 1/1, फिर प्रीमोलर में 2/2, ठीक है। फिर आपका मोलर कितना है 3/3, ठीक है। ये आपका किसका सूत्र हो गया, ये परमानेंट स्थायी दांत का सूत्र हो गया, और ये आपका अस्थायी दांत का, ठीक है। गिन लेते हैं 2 1 और 2 कितने हो जाएंगे 2 3 और 5, यानी 5 ऊपर और 5 नीचे, तो टोटल करके कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 5 और 5 10, ठीक है। तो ऐसे ही 10 इधर हो गए और 10 उधर हो जाते हैं, तो पूरे कितने हो जाएंगे टोटल, अस्थायी में टोटल दांत कितने हो गए 10 + 10 = 20 टीथ। कितने दांत हो जाएंगे आपके अस्थायी में 20 दांत हो जाते हैं। तो 20 दांत पता चल के जैसे ही 10 तो इधर के निकल गए भाई, ऐसे ही सेम इधर रहेंगे। तो इसी प्रकार से हम एक साइड का निकालते हैं, सिर्फ फॉर्मूला एक साइड का है, ये फॉर्मूला एक हिस्से का, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से अब इसमें देख लेते हैं 2 3 और 5 8 भाई 8 और 8 ही नीचे, तो कितने हो गए 8 8 यानी कि 16 हो जाएंगे 16। तो एक हिस्से के दांत कितने हो जाएंगे स्थायी में, इधर के 16, जब इधर के 16 तो इधर भी 16, तो 16 + 16 = 32, तो टोटल कितने हो गए भाई दांत 32 दांत हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये दांत होते हैं आपके 32 हो जाएंगे। चलो इस प्रकार से आपका निकलता है फॉर्मूला, ये है डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूले में मुझे लगता है कि आपको, अगर आपने ये याद रख लिया, ये कोड आपको कुछ ना याद रहे, ये कोड याद रख लेना, ये बहुत ही क्या है आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों ऐसे इम्पोर्टेंट, बस 2123 और 2102 2102 2123, ये बहुत आसान कोड है, इससे कभी नहीं भूल पाओगे आप, ठीक है। तो इससे नहीं भूलोगे, ये कभी कभार आप भूल जाओगे अगर काफ़ी लंबे समय हो गया, लेकिन ये कभी नहीं भूल पाओगे 2123 से। 21 का मतलब 2 है तो पहले में 2, ऊपर 1 1, फिर 2 फिर 2 3 3, तो ये बना हुआ ऊपर का हिसाब से, ऐसे ही नीचे आ जाता है 2123, ठीक है। तो ये कोड बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी 2102 ऊपर 2102 नीचे, ठीक है, ऐसे बनता है। इसका जोड़ कर लेना, इसका जोड़, तो ये फॉर्मूला है, बस आपको पता है। सबसे पहले इंसीजर वाला आई है ना, इंसीजर से आई, कैनायन से सी लिया, प्रीमोलर से पीएम लिया और मोलर से एम ले लिया, तो उसी के आधार पे लगा दिया हमने इस प्रकार से। तो ये आपका डेंटल फॉर्मूला दंत सूत्र बन जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें समझ लेते हैं हम कुछ, देखिए
यहाँ पे आपके आ जाएगा, इसमें एक पूछता है आपको डाइफाइकोडोंट। ठीक है, डाइफाइकोडोंट जो दांत 2 बार आते हैं। ठीक है, डाइफाइकोडोंट कौन से होते हैं आपके? ठीक है, तो 2 बार कौन से दांत आते हैं आपके? 2 बार में आपके ये सारे आते हैं। देखो ये भी क्या है, ये भी 2 बार में आएंगे, क्योंकि एक बार टूट जाएंगे ये। यानी कि क्या है आपका, जो 20 दांत होते हैं, 20 दांत, तो 20 दांत कौन कौन से होते हैं आपके? तो आपके जो आपके इंसीजर हो गए, कुछ कैनायन हो गए, और प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर तो एक ही बार आएंगे। ठीक है, और मोलर। ठीक है, तो ये आपके मोलर, कैनायन और इंसीजर, तो इन्हें क्या कहते हैं? डाइफाइकोडोंट। डोंट। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले से याद रखना है आपको, ये और ये, क्योंकि ये एक बार टूटेंगे भाई। जो अस्थायी दांत होंगे वो अस्थायी दांत एक बार टूटेंगे तभी तो दोबारा आएंगे। तो दोबारा कौन से आएंगे? जो अस्थायी दांत होंगे, जो दूध के दांत होते हैं, वही क्या है, दोबारा आते हैं। लेकिन उसके बाद यानी कि आपको डाइफाइकोडोंट कौन से होते हैं? जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ ही क्या होते हैं आपके? ये दोबारा आते हैं। इसमें पूछ लेता है क्या मोलर दांत जो होते हैं, मोलर टीथ, चवर्णक दांत, क्या दोबारा आते हैं? डाइफाइकोडोंट कहते हैं। तो डाइफाइकोडोंट कहते हैं, इसको भी डाइफाइकोडोंट, इसे भी डाइफाइकोडोंट कहेंगे, और इसे भी डाइफाइकोडोंट। ठीक है, कृंतक को भी डाइफाइकोडोंट, आपके रदनक को भी डाइफाइकोडोंट, और आपके चवर्णक को भी डाइफाइकोडोंट कहते हैं। ठीक है, मोनोफाइकोडोंट। तो मोनोफाइकोडोंट क्या होता है? और मोनोफाइकोडोंट जो केवल एक बार आते हैं, जो केवल एक बार आते हैं, उन्हें मोनोफाइकोडोंट कहते हैं। फाइकोडोंट। तो इसमें देख लेना मोनोफाइकोडोंट में कौन कौन से आएंगे जो एक बार आ रहे हैं। देखिए भाई, इसमें क्या है, ये आपका 2 बार आएंगे, इंसीजर तो दोबारा ही आएंगे सारे, यहाँ भी दोबारा। ये क्या है, ये भी क्या है, कैनायन, ये भी एक ही बार आते हैं। ठीक, हाँ वो 2 क्या आएंगे, एक बार टूटेंगे तो दोबारा आएंगे ये भी। लेकिन आपके कौन से प्रीमोलर, ये प्रीमोलर यहाँ से क्या है, एक ही बार आएंगे। अभी तक नहीं आए ना, ये अस्थायी में नहीं आए, लेकिन जब स्थायी होंगे सिर्फ तभी आएंगे ये। ठीक है, तो यानी कि आपके प्रीमोलर, और यहाँ पे 2/2 थे, 2/2, लेकिन जब स्थायी होंगे तो यहाँ पर भी क्या है, एक बार आएगा। कुछ ऐसे हैं जो एक ही बार आएंगे बाद में। तो यानी कि कुछ तो मोलर और कुछ प्रीमोलर। तो यानी कि कौन कौन से हो गए, कुछ तो आपका प्रीमोलर और कुछ मोलर, ये क्या होते हैं आपके, एक बार ही आते हैं। ठीक है, इन्हीं मोनोफाइकोडोंट कहा जाता है। तो आपसे यही पूछता है कि मोनोफाइकोडोंट दांत कौन कौन से हैं? आपके प्रीमोलर हैं और या मोलर है। ठीक है, तो ये याद रखना, कुछ तो प्रीमोलर है, कुछ आपका क्या है, कुछ मोलर है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होता है मोनोफाइकोडोंट और मिल्क टीथ। ठीक है, और हाँ डाइफाइकोडोंट हो जाएगा। तो यही पूछ सकता है कि डाइफाइकोडोंट कौन से होते हैं और मोनोफाइकोडोंट कौन से होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपका आएगा, इसमें आपसे पूछता है कि विजडम टीथ क्या होते हैं। विजडम टीथ, विजडम टीथ। तो विजडम टीथ क्या होते हैं आपके, ये समझने वाली बात है, कुछ नहीं है। देखिए होता क्या है, जिन्हें आप कहते हो अक्कल जाड़, अक्कल जाड़। तो अक्कल जाड़ ही क्या होती है आपकी, इसे ही कहते हैं विजडम टीथ। ये आपसे ये पूछेगा कि ये कब आते हैं। ठीक है, तो ये कितनी उम्र के बाद आएंगे, बस आपसे ये पूछता है। ठीक है भाई, देखिए ये आपके जो आते हैं, ये 18 वर्ष के बाद। कब आते हैं? 18 वर्ष के बाद आते हैं। चलिए, आपसे पूछेगा कब आएंगे, अक्कल जाड़ कब आती है? 18 वर्ष के बाद। कहाँ निकलती है? जो आपका मोलर होता है, मोलर के भी लास्ट में निकलती है। मोलर जो आपकी जाड़ है, जाड़ के भी बाद में निकलती है अक्कल जाड़, जो दुखने लगती है। कब निकलती है? 18 वर्ष के बाद होती है, निकलती है। ठीक है, अक्कल जाड़ होती है। चलिए, आपकी अक्कल जाड़ हो गई। इसके बाद अक्कल जाड़ के बाद आपका आएगा जो दांत होते हैं आपके। ठीक है, तो चलो, जैसे आपका ये दांत है, ठीक है भाई, ये दांत होता है, इसमें क्या है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे फंसा होता है। ठीक है भाई, चलो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे, ये आपका होता है शिखर।
जो दांत का ऊपर का हिस्सा होता है इसे शिखर कहा जाता है, शिखर, क्राउन। ठीक है, चलो। और जो ये होता है आपका, ये क्या होता है, जो नीचे का धसा हुआ हिस्सा होता है ये इसमें धसा है ना आपके मसूड़े में, सॉकेट के अंदर जो धसा हुआ होता है जितना भाग, इसे क्या कहते हैं, इसे ग्रीवा कहा जाता है। क्या है, ग्रीवा। ठीक है भाई, आपसे पूछता है कि ग्रीवा दांत का कौन सा भाग होता है। ग्रीवा दांत का वो भाग होता है जो क्या है, आपके मसूड़े के अंदर या आपके सॉकेट के अंदर फंसा होता है, अंदर धसा हुआ होता है। तो धसे हुए भाग को ही क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्या होती है, आपका मूल होती है, जिसे रूट भी कहते हैं। रूट, जिसमें क्या है आपका ग्रीवा धसा हुआ होता है, उसे कहते हैं रूट। ये सॉकेट वाला भाग जो होता है ना नीचे का सारा, इसे ही कहते हैं रूट। तो ये 3 भागों में होते हैं, 3 भाग दांत के। ठीक है, 3 भाग होते हैं आपके दांत के। इसी में आपसे पूछ लेता है कि आपका जो दांत होता है, ये दांत किस मटेरियल का बना होता है। आपका ये जो दांत होता है, ये दांत किस मटेरियल का होता है, डेंटाइन का। किस मटेरियल का होता है, डेंटाइन मटेरियल का। तो आपके दांत जो है मटेरियल क्या होता है, आपके दांत का जो आपका जो दांत होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, डेंटाइन का। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है। इसके ऊपर क्या होती है, दांत के ऊपर एक परत होती है, लेयर। वो परत किसकी होती है, वो होती है इनेमल की। तो इनेमल की परत होती है जो सफेद होती है, चमकदार। ये क्या होती है, सफेद चमकदार, सफेद चमकदार। ठीक है, ये होती है आपकी सफेद और चमकदार होती है इनेमल की परत जो होती है। ये आपके शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी होता है। क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे हार्ड पार्ट होता है शरीर का। सबसे हार्ड पार्ट आपसे पूछ लेता है तो आपका कौन सा होता है, इनेमल होता है। जो आपके दांत के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है उसे इनेमल कहा जाता है। वो इनेमल क्या होता है, सफ़ेद चमकदार होता है। जो आपका डेंटाइन होता है ये सफ़ेद चमकदार नहीं होता, क्योंकि आपका क्या होता है, जब आपके दांत से इनेमल की परत क्या होती है, ये उतर जाती है। क्योंकि इनेमल को सबसे ज़्यादा हानि क्या चीज़ पहुंचाती है, जैसे आप मीठा खाते हो, नहीं तो मीठा खाते हुए शुगर, तो वो क्या करते हैं, जब आपके दांत पे लगी रह जाती है काफ़ी लंबे समय तक, आपको रात को आप खाना मीठा खा करके सो जाते हो दूध पी करके, तो वो क्या होता है, वो मीठा आपके दांत पर लगा रह जाता है। जब वो मीठा आपके दांत पे लगा रह जाएगा काफ़ी लंबे समय, तो वो आपकी क्या होते हैं, इनेमल को ख़राब कर देता है। इनेमल को क्या है, वो नष्ट कर देता है, ख़राब कर देता है थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे ही ख़राब हो जाएगा तो इनेमल क्या है, आपके दांत पे से उतरने लगता है, दांत पे से उतर जाएगा। जब इनेमल उतर जाएगा तो जहाँ से भी इनेमल उतरा वहीं पर क्या होता है, आपके दांतों में ठंडा पानी लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। तो वो इसी वजह से होता है। इसी प्रकार से कभी भी शाम को जो है अपना जैसे मीठा खा करके सोते हो तो वो उससे पहले कुल्ला कर लेना चाहिए, कुल्ला करके सोना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, दांत को साफ करके तब सोना चाहिए। नहीं तो क्या है, अगर रात को आपका मीठा लगा रह जाता है आपके दांतों पे, वो पूरी रात लगा रहेगा, तो वो क्या कर देता है, आपके इनेमल को ख़त्म कर देता है, उसको ख़राब कर देता है। तो इनेमल की परत जो है आपके दांतों पे से उतर जाती है। जब ये परत उतर जाएगी तो ये परत उतरने के बाद क्या करते हैं, आपके डेंटाइन पे फिर क्या होगा, ठंडा पानी लगने लगेगा। क्या लगेगा भाई, कहते हैं ना कि यार ठंडा पानी लग रहा है हमारे दांतों पे, मीठा खाते हैं तो मीठा लगता है। ठीक है, तो वो किसी वजह से लगता है, वो इसी वजह से लगता है क्योंकि ये इनेमल आपकी ख़राब हो जाती है तो उतर जाती है। तो ठंडा पानी मीठा खाते हैं तब लगता है, तो वो इसी वजह से लगता है, वो डेंटाइन मटेरियल पे लगता है। क्योंकि डेंटाइन जो मटेरियल होता है आपके अंदर तक जाता है, मस्तिष्क में जाती है, इसकी जो नसें होती है, इसकी जो रूट होती है, रूट के द्वारा। ठीक है, कहाँ तक इसका फील होता है, ये हमें माइंड तक फील होता है। अगर लगेगा तब उसको महसूस होगा। ठीक है, यहाँ पे गर्म वो ठंडा पानी और मीठा लगता है इसी वजह से, क्योंकि आपका इनेमल उतर जाता है वो उसी वजह से। ठीक है, तो इसलिए क्या है, शाम को अपना दूध पी करके सोते हो तो अपना मीठा खा करके सोते हो तो उसको कुल्ला करके सोना चाहिए। ठीक है, बस इतना याद रखना। चलिए इसके बाद आपका आता है, ये दांत का पार्ट था। ठीक है, तो दांतों में हो गया आपका इतना। अब इसके बाद आएगा आपका, दांत के बाद आता है आपका मुख गुहा, क्योंकि दांत हो गया। अब दांत के बाद आ गया आपकी जो आहार नाल का भाग है, आहार नाल का भाग होता है मुख गुहा। तो मुख गुहा को देख लेते हैं अब। ठीक है, पहला भाग आपका कौन सा हो जाएगा, मुख गुहा। तो मुख गुहा देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो मुख गुहा में क्या होता है आपका, देखिए मुख गुहा, जिसे आप इसके नाम कई सारे, एक तो ओरल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी। दूसरा होता है माउथ कैविटी,
एक होता है बकल कैविटी। क्या कहेंगे भाई? बकल कैविटी। तो ये होते हैं आपके, इसके कई नाम होते हैं भाई, ये याद रखना, ठीक है। किसी भी नाम से आपसे पूछ लेता है वो एग्जाम में, तो बस नाम याद रखना कि इसे क्या कहते हैं, जो मुख गुहा होती है, ठीक है। चलिए, आपकी मुख गुहा में होता क्या है? एक जीभ होती है, एक मांसपेशी होती है, आपके मुख के अंदर एक मांसपेशी होती है। उस मांसपेशी क्या है? वो मांसपेशी जिसे आप जीभ कहते हो, ठीक है। एक मांसपेशी होती है, मोटी मांसपेशी कहते हैं जिसे, मोटी मांसपेशी होती है जिसे क्या कहते हैं? जीभ कहा जाता है, टंग, ठीक है भाई, टंग, जिसे टंग कहा जाता है। तो जीभ होती है, तो ये टंग होती है। तो मोटी मांसपेशी होती है, एक मोटी मसल्स होती है आपके मुख गुहा के अंतर्गत, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? मांसपेशी होती है, जीभ कहते हैं। आपकी जो जीभ होती है इस प्रकार से, ऐसी ही जीभ है आपकी, ठीक है। तो जीभ में क्या होता है आपका? एक नीचे की ओर एक क्या होता है, इस प्रकार से वो लगा होता है। जैसे आप जीभ ऊपर उठाते हो तो वो एक फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। आपसे पूछते हैं कि जो जीभ होती है वो नीचे से या पीछे से किससे जुड़ी होती है? एक फ्रेनुलम होता है। क्या है? फ्रेनुलम, फ्रेनुलम, ठीक है। ये क्या होता है? ये फ्रेनुलम होता है जो नीचे से आपका जुड़ा रहता है। जहां से आप जीभ उठाते हो ना, तो नीचे से एक तांतवा कहते हो, जिसे तांतवा, ये होता है तांतवा, तांतवा, ठीक है। हमने सुना है कि भाई तांतवा भी कहते हैं उसे, तांतवा। तो ये तांतवा होता है ना, फ्रेनुलम, इससे क्या जुड़ा रहता है? आपका जीभ का निचला हिस्सा जुड़ा रहता है। अगर इससे आपका जीभ का निचला हिस्सा ना जुड़ा रहे तो आपकी जीभ क्या चली जाएगी? अंदर चली जाती है, ठीक है। तो उसको क्या करता है? सपोर्ट करने का काम आपका फ्रेनुलम करता है जीभ को। तो बाहर से यानी कि जो जीभ है, अंदर से आपकी नीचे से, जीभ के नीचे, ठीक है, क्या होता है? फ्रेनुलम होता है एक, जो एक जुड़ा हुआ होता है। चेक करके देख लेना अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेनुलम होगा आपका। तो फ्रेनुलम में क्या होता है? यही कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा जब होता है, बच्चे में क्या है? काफ़ी समय लग जाता है बोलने में, ठीक है। क्या होता है? काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन क्या वो जीभ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती। तो आवाज़ नहीं निकल पाती तो क्या होता है उसमें? आपका जो ये तांतवा होता है ना, ये थोड़ा सा बाहर तक होता है, ठीक है, बाहर तक। तो काफ़ी, जिसकी वजह से क्या आपकी जीभ ऊपर की ओर नहीं उठ पाती, तो क्लियरिटी नहीं, वो यानी कि बच्चा बोल नहीं पाता। किसकी वजह से? क्योंकि ये तांतवा होता है, थोड़ा बाहर तक निकला हुआ होता है, तो यानी कि जीभ के थोड़ा सा बाहर तक होता है, जिससे कि आपकी जीभ नहीं उठ पाती। तो क्या करते हैं? अगर बच्चे को बोलने के लिए क्या कटवा देते हैं? तांतवा सा कटवा दिया जाता है। तो क्या होता है? इसको कटवाया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? इसको कटवाया जाता है। जो इसे कटवाया जाता है, तो इसके कटवाने को क्या कहते हैं? इसे कटवा दिया, तो जो तांतवा कटवाया जाता है, फ्रेनुलम को क्या है? काट दिया जाता है। तो कटवाने को क्या कहा जाते हैं? एनकाइलोसिस, एनकाइलोसिस, इसे कहते हैं एनकाइलोसिस। तो जो नीचे का फ्रेनुलम होता है, जब फ्रेनुलम को काट दिया जाता है, तो फ्रेनुलम को काट दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एनकाइलोसिस कहा जाता है, एनकाइलोसिस कहा जाता है, ठीक है। समझ तो गए होंगे, जो जीभ के नीचे होता है तांतवा, बस याद रखना उसको, ठीक है। चलिए, इसको काटने के पर क्या होता है? क्योंकि जब ये ज़्यादा बड़ा होता है तो बच्चा बोल नहीं पाता, जीभ को अच्छी प्रकार से नहीं उठा पाता, इसकी वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से इसे काटना पड़ता है। जब इसे काटना पड़ता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप एनकाइलोसिस कहते हैं। एक प्रकार की सर्जरी ही होती है ये। जैसे सर्जरी को क्या कहते हैं? आपकी इसकी सर्जरी को एनकाइलोसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है? आपका स्टमक होता है, स्टमक को क्या है? काट करके छोटा कर देते हैं। आपके अमाशय को काट करके छोटा कर देते हैं, तो उसे भी क्या कहा जाता है? उसको बैरियाट्रिक सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। जब इंसान मोटा होने लगता है, तो मोटा किस वजह से होता है? जो उसका अमाशय बढ़ने लगता है। जैसे ही उसका अमाशय बढ़ेगा, तो इंसान क्या, उसके अंदर खाना ज़्यादा जाएगा, खाने की जो है चाहत ज़्यादा होने लगती है। तो जब खाने की चाहत ज़्यादा होगी, तो क्या है? इंसान मोटा होने लगेगा, ठीक है, सिंपल है। तो मोटा तभी होगा जब उसका अमाशय बड़ा हो जाता है ना, अमाशय बड़ा हो जाएगा तो उसका खाने की चाहत ज़्यादा होती है, भूख ज़्यादा लगेगी, तो खाना ज़्यादा खाएगा, तो वो खाना शरीर में ज़्यादा लगेगा, तो मोटा होता चला जाएगा। तो इंसान को क्या है? पतला करने के लिए क्या करते हैं? उनके अमाशय को ही छोटा कर दिया जाता है। और जब अमाशय को छोटे करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाते हैं? उसको बैरियाट्रिक सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी सर्जरी? बैरियाट्रिक सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये जीभ है आपका। तो एक मोटी सी मांसपेशी होती है जिसे आप क्या कहते हो? टंग कहते हो, मुंह के अंदर, ठीक है। चलिए, अब फ्रेनुलम हो गया आपका।
अब क्या होते हैं, जीभ के ऊपर कुछ आपकी क्या होती हैं, कुछ छोटी छोटी पेपली होती है। ठीक है, क्या होती है, जीभ के ऊपर कुछ छोटी छोटी पेपली होती है जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं। देखिए ये आपकी क्या है, जीभ हो गई जीभ। चलिए अब जीभ पे क्या कहते हैं, जीभ पे इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी आपकी क्या होती है, पेपली होती हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से। ठीक है, ये होती है आपकी, ये अंदर की ओर का, ये बाहर का हिस्सा होता है जीभ का, ये अंदर की ओर का। ठीक है, तो आपसे पूछता है जो आपका बाहर का, सबसे बाहर का हिस्सा होता है वो कैसा स्वाद देता है। ये आपका जो बाहर का सबसे आगे का हिस्सा, ये तो मीठा स्वाद देता है, कहते हैं मीठा। देखो ये कहा जाता है मीठा, लेकिन हर प्रकार की जो कलिकाएं होती है सब जगह होती हैं। यहाँ पे कड़वे की भी होती है, यहाँ पे नमकीन की भी होती है, मीठे की भी होती है, हर प्रकार की जो है पूरी जीभ पर पाई जाती है। लेकिन ज़्यादा संख्या में मीठे की यहाँ पर होती है और ज़्यादा संख्या में नमकीन, जो नमकीन का स्वाद आता है तो नमकीन, और आपका यहाँ पे क्या होता है, खट्टा, खट्टा स्वाद, और यहाँ पे कड़वा बिटर, कड़वा स्वाद। ठीक है, तो आपके सबसे आगे जीभ पर कौन सा स्वाद आता है, मीठा स्वीट, फिर साल्ट का स्वाद आता है, नमकीन स्वाद, फिर उसके बाद श्योर खट्टा स्वाद, फिर कड़वा स्वाद बिटर। ठीक है, हो जाएगा, ये बिटर, श्योर और साल्ट और स्वीट, तीनों प्रकार के स्वाद आ गए आपके। ये कलिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं आपकी, कलिकाएं, इन्हें कहते हैं स्वाद कलिकाएं। ये क्या हो जाएंगे आपकी, ये होती हैं आपकी स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। ठीक है, या टेस्ट पेपली, टेस्ट पेपली भी कहा जाता है इनको, टेस्ट पेपली। लेकिन टेस्ट पेपली आपके पूछा जाता है कि मुख्यतः कितनी टेस्ट पेपली होती है, आपकी मुख्य जो है स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं। तो ये जो स्वाद कलिकाएं होती है मुख्यतः 12 होती हैं। कितनी होती है, 12 स्वाद कलिकाएं आपकी होती है। पेपली आपकी जीभ के ऊपर कितनी होती है, मुख्यतः 12 मानी जाती है। ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार से क्या है, ये 12 मानी जाती है आपकी स्वाद कलिकाएं। यही एग्जाम में पूछ ले कि मुख्यतः कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, कितनी पेपली होती है, तो आपकी 12 पेपली होती है। ठीक है, चलिए जब ये 12 पेपली होगी, लेकिन इनके अंदर भी क्या होती है, कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। वो छोटी छोटी जो स्वाद को क्या करती है, रिसीव करती हैं, स्वाद को पहचान करती हैं। तो वे क्या होती हैं इनमें 12 में, यानी कि पहली एक पेपली में, एक पेपली में क्या होती है, लगभग 100 से 300 के बीच, 100 से लेकर के 300 क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स, क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं। कितनी होती है भाई, 100 से लेकर के 300 के बीच में टेस्ट बर्ड्स होती हैं। तो ये टेस्ट बर्ड्स होती है एक पेपली में, जैसे ये पेपली है ना, इसमें भी छोटी छोटी क्या होंगी, टेस्ट बर्ड्स होंगी, टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, इसमें तो टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ये टेस्ट बर्ड्स क्या होंगे, 100 से लेकर के 300 के बीच क्या होती है, एक में पाई जाती है। तो ये टेस्ट बर्ड्स होती हैं एक पेपली में। ठीक है भाई, तो यही आपसे पूछता है कि कितनी होती है, लगभग 100 से 300 के बीच में टेस्ट बर्ड्स होती है एक में, और लगभग कितनी है, 12 होती है पेपली। तो 12 में इसके मतलब क्या हो गया, लगभग 12 या 3600, यानी कि 3600 के लगभग क्या होती है आपकी, ये टेस्ट बर्ड्स होती है। तो टेस्ट बर्ड्स पूछा जाता है कि आपकी जो टेस्ट बर्ड होती है, टेस्ट बर्ड्स एक पेपली में कितनी होती है, तो एक पेपली में, एक कलिका में कितनी होती है, ये 300 से 300 के बीच में होती है। 100 से 300 के बीच में क्या होती है आपकी, ये टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये होता है आपका क्या हो गया है, टेस्ट बर्ड। तो जीभ का स्वाद, देखिए जीभ ऐसा नहीं होता कि जो आपकी जीभ होती है कि पूरा का पूरा मीठा स्वाद आपको यहीं पर मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मीठे स्वाद की कुछ कलिका यहाँ पर भी होंगी, कुछ यहाँ पर भी होंगी, कुछ यहाँ पर भी, कुछ यहाँ पर, हर जगह मीठे स्वाद की मिलेंगी, और हर जगह यहाँ पर कड़वे की भी, नमकीन की भी और खट्टे की भी, हर प्रकार की जो कलिका होती है पूरी जीभ पर होती हैं। ठीक है, अगर सही प्रकार से देखा जाए तो सही प्रकार से क्या होता है कि पूरी जीभ पर पाई जाती है। लेकिन कुछ बुकों में क्या दिया हुआ है, केवल इतना दिया हुआ है कि जहाँ पे सबसे आगे क्या होता है, मीठा स्वाद, उसके पीछे नमकीन, उसके पीछे खट्टा, उसके पीछे कड़वा, सबसे पीछे कड़वे का स्वाद आता है। ठीक है, ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, बस ये याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जीभ का हो गया, तो जीभ में हो गया, इसको हमने क्या कहा, एनकाइलोसिस कह दिया,
भाई जैसे हमने फ्रेनुलम को काटा था, वो फ्रेनुलम कटा था, तो फ्रेनुलम कटा था तो उसको क्या कहा काटने को हमने, एनकाइलोसिस कहा था। ठीक है, तो यहीं पे होता है इसके नीचे, यहाँ से जैसे जीभ आपके ऊपर उठती है ना, ये भाई जीभ ये है, अब ये ऊपर उठेगी तो नीचे की ओर क्या होता है, इस प्रकार से वो लगा होता है, तो यही क्या है, फ्रेनुलम है, जहाँ से चिपका रहता है, ये क्या है आपका फ्रेनुलम। अब इसको क्या है, जब जीभ ऊपर उठानी होती है तो ये क्या होता है, रोक करके रखता है, तो जीभ आपकी ऊपर नहीं उठ पाती बच्चे की, तो क्या करते हैं, इसको काट देते हैं पूरा, इसको काट देते हैं, और इसको काट करके क्या है, उसे सर्जरी कहा जाता है। उस सर्जरी को क्या कहते हैं, एनकाइलोसिस। ठीक है, एनकाइलोसिस कहा जाता है, इसको काटना है फ्रेनुलम को, जिससे जीभ क्या है पूरी तरह से आपकी ऊपर नीचे चल सके, तो इसे ही कहते हैं आप क्या है, एनकाइलोसिस। ठीक है, तात्वे को काटना ही एनकाइलोसिस कहा जाता है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, तो आपका जो है काफ़ी समय हो चुका है, तो आज इतना ही रखते हैं, और आगे आपका नेक्स्ट जो भी बचा हुआ है इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में करा देंगे कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि अभी इतना समय नहीं बचा है कि आपका अभी सारा करा दें। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इससे आगे। तो अब क्या है, बस आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी और लाइक शेयर कर देना इसको। ठीक है, इतना तो कर लिया करो थोड़ा सा समझ करके, ऐसा नहीं है कि जब भाई चल रहा है तो अगर अच्छा लगे तो कर दिया करो बस। ठीक है, शर्माए नहीं करते इसमें। ठीक है, शर्माना नहीं चाहिए, इसको कर देना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये काम ही है आपके लिए, और कुछ नहीं, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, अगर अच्छा लगे आपको, कंटेंट इतना अच्छा मिल रहा है और क्या चाहिए। ठीक है, इतना अच्छा मिले तो इसको कर लेना चाहिए। इसके जो के तो आप नोट्स बना सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इतने अच्छी प्रकार से समझाया जा रहा है, इतने अच्छे प्रकार से आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझ करके क्या है, इसको अच्छा नोट्स बनाओ, और हमारे लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहा करो। ठीक है, चलिए, तो और अगर हमारी जो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लास जो है आपकी ऐप पर चलेगी, अगर आप करना चाहते हो अच्छी प्रकार से, इसी प्रकार से सारा कंटेंट लेना चाहते हो फिजिक्स का केमिस्ट्री का, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, आप कर सकते हो उसको हमारे गीतांजलि क्लासेस के ऐप पर जा करके आप हमारा कोड यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो, वहाँ पे फ़ोन नंबर है, अगर आपको चाहिए हमारे फ़ोन नंबर पे आप 8218063758। ठीक है, अगर किसी को भी एडमिशन लेना है हमारे फिजिक्स में और केमिस्ट्री करना चाहते हैं, तो उस पर क्या है, इस नंबर पर कॉल करके क्या है आपको बता सकते हो। ठीक है, तो इस पर कर देना कॉल, और हमें बता सकते हो कि हमें इसमें एडमिशन लेना है, और हम आपको उसमें एडमिशन दिला देंगे। कोई इतनी फीस भी नहीं है, बहुत कम फीस पर है। ठीक है, तब तक आप लॉकडाउन चल रहा है तो तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो आप ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हो। ठीक है, चलिए, जो भी क्लासेस हर प्रकार की आपको क्या मिलेगी, सभी मिलेंगे, आप किसी भी प्रकार के कर सकते हो। आप यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए भी कोई कर सकता है तो पीसीएस के लिए भी आपको मिलेगा, पीसीएस के लिए भी पूरा कंटेंट, पूरे लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, हर प्रकार का जो है आपको इसमें कंटेंट मिलेगा। कोई भी एग्जाम दो, किसी भी प्रकार का दो, हर एग्जाम में जो है इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो आप इसी को ही अच्छी प्रकार से ध्यान से करते रहिए, तो आपका इसी में से ही हो जाएगा। ठीक है, बस समझ करके करना है, कंसेप्ट के आधार पे समझना है, इसको रटना नहीं है, कोई भी फैक्ट के आधार पे नहीं रटना इसको आपको करना है, सिर्फ कंसेप्ट के आधार पे समझिए इसको, जैसे मैंने दिखाया इसी प्रकार से समझते रहिए, आपके माइंड में क्या है इसको स्टोर करते रहिए, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे कीजिए, और बस फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी तो आप ऐप पर आ सकते हैं, ऐप पर जा करके कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी को आप इसी में कंप्लीट कर सकते हो। हम शुरू से लेकर आखिरी तक कराएंगे बायोलॉजी, पूरी आपकी डेली आप वीडियो में देख सकते हो, उसको कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें कंप्लीट करना है बायोलॉजी को, और बस इसी को ही आप पढ़ते रहना है, इसी को ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना बस। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, कल कराएंगे आगे।